उत्तर प्रदेश में गठबंधन से बाहर हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 13 जोन्स में बांट दिया गया है। सभी 13 जोन में राहुल रैलियां करेंगे। हर जोन में 6 विधानसभा सीटों की पहचान की जाएगी। हर जोन में राहुल एक रैली कर लेंगे। गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर ने इस प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद चुनावी गणित बन रहा है, बिगड़ रहा है। तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से मिले हैं तो शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस संपर्क में हैं। इस बीच शिवपाल यादव की पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में चाबी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। भाजपा के अत्याचारी शासन का विनाश निश्चित है। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। 100 दिन का हमने अल्टीमेटम दे रखा है। आज 13 दिन, रोज दिन गिनता हूं 13 दिन हो गया। आज 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उसी दिन हम इनको 2 लाइन का दोहा सुनाएंगे। बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे अब हम अपने घरे। ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और इससे निपटने की रणनीति हम बनाएंगे। मेरा ये मानना है मोदी जी के नेतृत्व। ड्रामा शुरू हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक इस समय राज्य से बाहर हैं और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने यह आरोप लगा दिया है कि ये तीनों बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। कर्नाटक का नाटक एक बार फिर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक की सरकार खतरे में है। पूरे नाटक की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के 3 विधायक अचानक मुंबई पहुंच गए। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि ये विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया कि वो उन्हें बता कर गए हैं। बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। JDS and Congress, they are not all happy in the cabinet. And 3-4 days back, CM himself has given the open statement. Nobody is caring for me and I can't take any decision. Even for transfer also, everybody is interfering. I am just like a clerk, I am working like that. CM himself has given the statement. दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष गुंडू राव ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी के 4 से 5 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश के आरोप लगा रहे हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसको गिराने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। इसमें वो यशस्वी नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के जाने वाला कोई एमएलए ऐसा नहीं है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी के 3 साल बाद दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कन्हैया कुमार ने चार्जशीट को 2019 के चुनाव से जोड़ दिया और पुलिस को वीडियो सबूत पेश करने की चुनौती दे दी। जेएनयू नारेबाजी कांड में कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इनके खिलाफ अन्य धाराओं के साथ देशद्रोह की धारा भी लगाई गई है। साथ ही 3 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। इनमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। चार्जशीट तो क्या, आप जेल में भी डाल देंगे तब भी हम आपकी इस गिदर भभकी से घबराने वाले नहीं हैं। हमको इस देश के संविधान में और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है और उस भरोसे से, उस आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि आप इस कार्रवाई में अपनी सीरियसनेस दिखाइए। हर बार हर मंच पे जाकर के बोले हैं कि चार्जशीट दाखिल कीजिए। अभी भी चार्जशीट दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है।
कन्हैया कुमार पर लगाए गए आरोपों को दिल्ली पुलिस ने लोगों के बयान से पुख्ता किया है। वहीं कन्हैया की मौजूदगी को वीडियो से साबित करने की कोशिश की है। पुलिस को कन्हैया का भाषण देते हुए एक वीडियो भी मिला है। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए हैं। कन्हैया कुमार पर शिकंजा कसने के बाद बीजेपी ने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। इंक्वायरी में यदि दिल्ली पुलिस के पास पूरी जानकारी मिली है, मैं मानता हूं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी और कई कांग्रेस नेता जाकर के ऐसे नारे लगाने लोगों के साथ खड़े दिखे थे उस समय, तो उनको देश को अभी उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उसने 9 फरवरी की शाम प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था। आरोप यह भी है कि जेएनयू परिसर में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति की प्रक्रिया अधूरी थी। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में जेएनयू देशद्रोह मामले पर चार्जशीट दाखिल कर दी। भारी भरकम टीम के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम के एक बक्से में चार्जशीट लेकर पहुंची थी। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में अदालत में जब ये टीम का बक्सा खुलेगा, हंगामा मचेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे देश में सवर्ण आरक्षण का शुभारंभ हो चुका है और ये हुआ गुजरात से। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद गुजरात में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बनने का गौरव गुजरात ने हासिल किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसे लागू कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मकर संक्रांति पर गुजरात के सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का तोहफा दिया। मोदी हैट में नजर आए विजय रूपाणी ने मोदी सरकार की पहल को सबसे पहले लागू किया। इसके साथ ही गुजरात सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल हमने एक निर्णय लिया है कि अब गुजरात में जितनी सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी उसमें 10% रिजर्वेशन फॉर नॉन रिजर्वेशन क्लास 10% उनको अनामत मिलेगी। कल से ही हमने उसका निर्णय कर लिया है। आज से अमलवारी शुरू हुई है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके साथ ही विधेयक कानून बन गया। विजय रूपाणी सरकार के फैसले से लोग खुश नजर आए। कुछ का ये भी मानना था कि अब पाटीदारों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने जो भी काम किया इसमें सबसे अच्छा कदम ये जो अनामत दिया है सवर्णों को, वो बहुत बढ़िया है। के लिए बहुत खुशी की बात है और युवाओं के अंदर अभी जोश आ गया कि भाई हम भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो नेगेटिव भावना आ रही थी कि हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है गुजरात के लिए और आम जनता सभी जो भी है, गरीब है, जो अच्छे है, सबके लिए अच्छी बात है क्योंकि इसमें सबको फायदा होगा। जो गरीब लोग है, अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, इन सबको समानता मिलेगी। रूपाणी सरकार ने साफ किया है कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए लागू होगी जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार में केंद्रीय खाद्य रसद मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। साध्वी निरंजन ज्योति निरंजनी अखाड़े के 7वें महामंडलेश्वर के तौर पर अब विराजमान हो गई हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज और सभी 13 अखाड़ों के महंतों ने परंपरागत तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति को महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया। केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए देश में कोई महिला साध्वी पहली बार महामंडलेश्वर बनाई गई है। महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति का पटाभिषेक भी किया गया। आज
मैं बैठी हूँ तो पूज्य गुरुदेव के इस कृपा को ही मैं पाथे दूंगी कि पूज्य गुरुदेव की कृपा ही मुझे यहाँ पहुँचाने का श्रेय। साधु संत निरंजनी अखाड़े में साध्वी निरंजन ज्योति के आने पर बेहद खुश हैं। संतों का मानना है कि सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते साध्वी निरंजन ज्योति के महामंडलेश्वर बनने से राम मंदिर निर्माण की मुहिम जोर पकड़ेगी। साध्वी पहले हैं, मंत्री बाद में हैं। युग पुरुष परमानंद महाराज शिष्या हैं वो, और अच्छी कथावाचिका हैं और धर्म प्रचार हेतुवाद से नहीं काफी दिनों से लगी हुई हैं। राम जन्मभूमि में अच्छी भूमिका निभाएंगी और सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करेंगी। साध्वी निरंजन ज्योति अखाड़े की 16वीं महिला महामंडलेश्वर बनाई गई। इस पदवी के लिए साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा कई संतों के आवेदन आए थे, लेकिन योग्यता के आधार पर केंद्रीय मंत्री सब पर भारी पड़ी। अब तक निरंजनी अखाड़े में संतोषी गिरी, संतोषानंद सरस्वती, मां अमृतामयी, योग शक्ति सहित 15 महिला महामंडलेश्वर बन चुकी है। मीनाक्षी कनवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। आस्था का सबसे बड़ा मेला, 12 करोड़ के लगभग लोगों के आने की संभावना, श्रद्धा, भक्ति, उमंग, उल्लास, सब कुछ प्रयागराज के कुंभ मेले में इस वक्त देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया के सबसे बड़े कुंभ में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। संगम घाट समेत हर घाट पर दृश्य अद्भुत है। निर्मला अखाड़े की पेशवाई निकली है। किन्नर और जूना अखाड़े के संत एक दूसरे से मिले हैं। संत से लेकर पर श्रद्धालु तक तट पर बने हुए हैं। त्रिवेणी संगम में उड़ते विदेशी पक्षी इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। होता है क्योंकि सागर मंथन के बाद जो बूंदें गिरी थी वो वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, चारों स्थलों पर हर 3 साल के अंतराल के बाद अर्धकुंभ होता है। किसी एक स्थान पर 12 साल में कुंभ होता है। कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है और कुंभ का मतलब ही कलश होता है। तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, महंगाई दर में कमी की ये खबर है। खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर 18 महीने के निचले स्तर पर है, 8 महीने के निचले स्तर पर है। यानी कि दिसंबर 2018 में 2.19% थी और दिसंबर 2018 में थोक महंगाई दर 3.18%। वहीं नवंबर में भी देखिए 2.33% और 4.64%। मतलब ये हुआ कि अब आपको जो महंगाई की मार थी उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, निजात मिलेगी और चीजें सस्ती मिलेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।